संस्कृत पाठ के पूर्व भाग को आपने पढ़ लिया है। इस प्रसारण के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत के शेष भाग को पढ़ेंगे, जिसमें शेष रेखांकित गद्यांशों की व्याख्या का प्रासंगिक प्रश्न एवं उनके उत्तर की चर्चा करेंगे। इस प्रसारण को देखकर आप सीखेंगे भारतीयों की सामूहिक चेतना के बारे में, शोषण विहीन समाज की स्थापना के बारे में, विज्ञान पर नैतिक मूल्यों के अंकुश की आवश्यकता के बारे में, भारतीय भाषाओं के सांस्कृतिक संगम की आवश्यकता के बारे में, भारतीय संस्कृति पाठ के प्रासंगिक प्रश्न एवं उनके उत्तर के बारे में। पूर्व ज्ञान। भारतीय संस्कृति पाठ के पूर्व भाग को पढ़कर आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाओं के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हिंदी साहित्य में स्थान के बारे में, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न धर्म, विचारधारा, जाति, परंपरा आदि के बारे में, भारतीय संस्कृति के अमर तत्व के स्रोत, नैतिक एवं आध्यात्मिकता के बारे में, भारतीय संस्कृति के मूलाधार अहिंसा और त्याग के बारे में। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उदंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीत से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक प्रकार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्म योगियों को पैदा कर सकें जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया, और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका परिणाम यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि भारत देश को भी बुरे दिन देखने पड़े थे, परंतु ये भी सत्य है कि इन बुरे दिनों में भी हमारे देश ने अनेक विद्वानों एवं कर्मयोगियों को जन्म दिया। ये महान भारतीय सपूत इतने योग्य थे कि उन्हें संसार के किसी भी भाग में, किसी भी युग में अनिवार्य रूप से सम्मान के योग्य समझा जाता। जब हमारा देश स्वतंत्र था, तब भी हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे कर्मठ और धर्म में रत रहने वाले क्रांतिकारी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारशील कवि, योगराज अरविंद घोष तथा रमण महर्षि जैसे महान योगी व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी समय में हमारे देश में अनेक वैज्ञानिक एवं महान विद्वान भी प्रस्तुत हुए। इन विद्वानों की योग्यता को आज भी सारा संसार स्वीकार करता है। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर प्रसाद जी लिखते हैं कि हमारी संस्कृति का मूल आधार नैतिकता है। इसी का प्रभाव हमारे समाज के मानस पर है। ये नैतिक आधार पर्वतों से भी मजबूत और सागर से भी गहरा है। इसकी व्यापकता आकाश से भी अधिक है। इतने मजबूत, गहरे तथा व्यापक नैतिक आधार के बल पर ही भारत अपनी गरिमा और महिमा को बनाए हुए है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणी है
वह ये है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में ये एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों में जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वे शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता थी। संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। हमारे देश का प्राण तत्व संस्कृति है, जिसे सामूहिक चेतना भी कहा जा सकता है। इस संस्कृत के सूत्र में ही हमारे ग्राम, नगर, प्रदेश, धर्म और जातियां बनी हुई हैं। ऊपर से देखने में हमें विभिन्नता नजर आती है, परंतु आंतरिक रूप से सब एकता के सूत्र में बने हैं। अर्थात विभिन्नताएं होते हुए भी उनमें सांस्कृतिक एकता व्याप्त है। बापू ने जनसाधारण डैश सहारा लिया था। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। गांधी जी का सिद्धांत सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित था और ये बातें सदियों से हमारी संस्कृति में रही हैं। उन्होंने इस बात को पहचान कर जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में विदेशी शासन के विरुद्ध एकजुट रहने का महान कार्य किया और उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जनसाधारण ने सफल संघर्ष किया। जनसाधारण के हृदय डैश उनकी सफलता थी। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उन्होंने जनसाधारण के हृदय में धड़कती इस सांस्कृतिक चेतना को भलीभांति पहचान लिया था और इसी को उन्होंने क्रांति शक्ति के रूप में बदल दिया, जिसके बलबूते पर भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बननी चाहिए। अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य पर, सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्रवाई उसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर प्रसाद जी लिखते हैं कि हमें समाज और अपने देश में अन्यायों और अत्याचारों को फिर से न दोहराएं जाने के लिए अपनी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था के दूषित होने के कारण ही सारे संघर्ष होते हैं। अतः हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था और ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही बनानी चाहिए। अतः ये आवश्यक है कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ को त्याग कर लोक कल्याण की भावना से कार्य करें, तभी भारतीय संस्कृति पर आधारित आर्थिक ढांचा निर्मित हो सकेगा। वैयक्तिक स्वार्थों और डैश जोर देना चाहिए। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। जब तक हम वैयक्तिक स्वार्थ और अधिकार पर बल देते रहेंगे तब तक शोषण चलता रहेगा, किंतु जब हम इन्हें भूलकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवानिष्ठा पर जोर देंगे तब शोषण विहीन समाज बन सकेगा। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी
यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो, एक छोटे से उदाहरण से ये बात स्पष्ट की जा सकती है कि एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उनका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। उसी प्रकार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर ये पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं, और यदि संसार का संघर्ष मिटना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश देश के बीच का हो, वर्तमान रहेगा ही। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर प्रसाद लिखते हैं कि विज्ञान ने मानव को असीमित शक्तियां प्रदान की हैं। विज्ञान से प्राप्त इस शक्ति का प्रयोग कुछ लोग अपनी उन्नति के लिए करते हैं, किंतु कुछ लोग दूसरों को विनाश करने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश ये चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कहना है कि यदि विज्ञान की शक्ति पर प्रेम और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया गया तो ये मानव का हित नहीं कर सकती। नैतिक बंधन से विज्ञान की असीमित शक्ति सीमित हो सकती है और उसका प्रयोग विनाश के लिए न कर निर्माण के लिए किया जा सकता है। आज विज्ञान को शक्ति को कल्याण की दिशा में प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त ये बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियां का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में ये उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संलिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। प्रत्येक भाषा की डैश डैश छपवाने का आयोजन करें। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। लेखक का विचार है कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं अपनी भाषा की रचनाओं को संलिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाएं, जिससे भारत के अन्य लोग विशेषकर उत्तर भारत के लोग उन रचनाओं का आनंद ले सकें। दूसरी बात यह है, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करें।
यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा